बादशाह ने फौरन तमाम चीजों का बंदोबस्त करवा दिया। महल में सब परेशान और बेचैन थे। सबकी नजरें लिखन पर थीं। दूसरी रात लिखन एक बार फिर शहजादी के कमरे में गया। इस बार उसने मिट्टी की एक लकीर दरवाजे के सामने खींची और चारों तरफ हिफाजती दायरा बनाया। फिर वो शहजादी के करीब बैठकर अपने मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे सांप एक बार फिर शहजादी के मुंह से निकला और फर्श पर रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी की लकीर को छुआ, वो रुक गया। अब सांप भांप चुका था कि आज कुछ मुख्तलिफ है। इसी वक्त लिखन ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए तलवार उठाई और सांप पर वार किया। सांप चीखा, तड़पा और पलटकर शहजादी की तरफ भागा। मगर लिखन ने दूसरा वार किया। चंद लम्हों के अंदर ही सांप तड़पते हुए मर गया और एक अजीब सी सियाह धुआं निकालकर फजा में तहलील हो गया। शहजादी की आंखें खुल गईं। वो होश में आ चुकी थी। जैसे जैसे सुबह की रोशनी फैलने लगी, शहजादी की रंगत निखरने लगी, आंखों में जिंदगी की चमक वापस आने लगी। बादशाह दौड़ता हुआ आया और जब उसने अपनी बेटी को होश में देखा, तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बेटा, तुमने मेरी दुनिया लौटा दी। बादशाह ने रोते हुए लिखन को गले लगा लिया। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लिखन को रियासत का आला दर्जा दिया गया। बादशाह ने ऐलान किया कि अगर लिखन चाहे तो वो शहजादी से शादी कर सकता है। मगर लिखन ने आजिज़ी से इनकार किया और कहा, महाराज, मेरा काम लोगों की मदद करना है। शहजादी का दिल जिसे चाहे वही उसका हकदार है। बादशाह ने एहतराम से उसे रुखसत किया। शहजादी ने दूर तक खड़े होकर लिखन को जाते देखा और उसकी आंखों में एक खामोश दुआ थी। सबक: कभी कभार बीमारी वो नहीं होती जो दिखाई देती है। असल मसला अंदरूनी होता है और उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो अंदर की सच्चाई को जानने का हुनर रखता हो। खुलूस, नेकी और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती।